नमस्कार और सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि समाज, ये सोसाइटी हमें कैसे गढ़ती है और हमारी जो पहचान है, ये मैं वाली फीलिंग, ये आखिर बनती कैसे है? हाँ, ये सवाल बहुत गहरे हैं और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे समाजशास्त्र के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के जरिए। संस्कृति, समाजीकरण और पहचान, यानी कल्चर, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। बिल्कुल। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं हारलम्बस और होलबर्न की किताब के चैप्टर 11 के नोट्स को, जो सुन लो यूपीएससी ने उपलब्ध कराए हैं। ये चैप्टर, जैसा आपने कहा, कितनी महत्वपूर्ण है ना? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए नहीं, बल्कि जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का जो हिस्सा है और निबंध के लिए भी। ये समझना कि संस्कृति क्या है, हम समाज के तौर तरीके कैसे सीखते हैं, जिसे समाजीकरण कहते हैं, और हमारी पहचान कैसे बनती है, ये यूपीएससी की तैयारी का आप कह सकते हैं मर्म है। तो आज का हमारा मिशन है कि इन भारी भरकम दिखने वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम खोल कर रख देना, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, संस्कृति यानी कल्चर। कल्चर, ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में कला, संगीत, लिटरेचर आता है। क्लासिकल म्यूजिक, पेंटिंग्स। हाँ, वही कल्चर्ड होने वाली बात। लेकिन समाजशास्त्र में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा व्यापक है ना? बिल्कुल। रेमंड विलियम्स ने तो कहा भी है कि कल्चर इज वन ऑफ द 2 और 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये अंग्रेजी के 2-3 सबसे जटिल शब्दों में से एक है, क्योंकि इसके कई अर्थ हैं। अच्छा, जैसे कि? हाँ, जैसे क्रिस जिंक्स ने संस्कृति के 4 मुख्य अर्थ बताए। पहला तो वही जो आपने कहा, मन की एक अवस्था, कल्चर्ड होना, परफेक्शन का आइडिया, थोड़ा एलिटिस्ट किस्म का। हम आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स जैसे पेंटिंग, मूर्तियां, संगीत। और चौथा और समाजशास्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है जीवन जीने का तरीका, अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का तरीका मतलब इसमें सब कुछ आ गया, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, भाषा, खान पान। एग्जैक्टली, सब कुछ। इसी को ध्यान में रखकर रैल्फ लिंटन ने 1945 में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा, समाज की संस्कृति उसके सदस्यों का जीवन जीने का तरीका है, विचारों और आदतों का संग्रह जो वे सीखते हैं, साझा करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। एक मिनट, ये परिभाषा जरूर दोहराई जानी चाहिए। समाज की संस्कृति उसके सदस्यों का जीवन जीने का तरीका है, विचारों और आदतों का संग्रह जो वे सीखते हैं, साझा करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। इसमें कीवर्ड्स हैं, सीखते हैं, साझा करते हैं और हस्तांतरित करते हैं। मतलब ये जन्मजात नहीं, बल्कि एक्वायर्ड है, लर्न्ड है। गॉट इट। तो समाजशास्त्र में संस्कृति का अध्ययन मतलब सिर्फ कला, संगीत का अध्ययन नहीं, बल्कि पूरे वे ऑफ लाइफ का अध्ययन है। हाँ, हालांकि सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट, सोशियोलॉजी ऑफ म्यूजिक, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर भी इसकी शाखाएं हैं, पर मुख्य फोकस इस व्यापक अर्थ पर ही रहता है। ठीक है। अब संस्कृति के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, जैसे आपने शुरू में कहा था हाई कल्चर। हाँ, हाई कल्चर वो सांस्कृतिक रचनाएं हैं जिन्हें समाज में विशेष दर्जा प्राप्त होता है। अक्सर माना जाता है कि ये मानव रचनात्मकता का शिखर है, जैसे शास्त्रीय संगीत, क्लासिक साहित्य वगैरह। और इसके विपरीत शायद फोक कल्चर, लोक संस्कृति। बिल्कुल, लोक संस्कृति, जैसा कि स्ट्रेनाटी कहते हैं, जमीनी स्तर से उत्पन्न होती है, स्वनिर्मित और स्वायत्त होती है और लोगों के जीवन और अनुभवों को सीधे दर्शाती है, जैसे हमारे पारंपरिक लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कलाएं। इसकी वैल्यू हाई कल्चर से कम मानी जाती है क्या? हाँ, अक्सर इसे हाई कल्चर जितना ऊंचा नहीं माना जाता, पर इसकी अपनी अहमियत है क्योंकि ये ऑथेंटिक मानी जाती है। मतलब वास्तविक, लोगों से निकली हुई, कृत्रिम रूप से बनाई हुई नहीं। अच्छा, फिर आता है मास कल्चर, जन संस्कृति। ये क्या चीज है? मास कल्चर औद्योगिक समाजों की देन है। ये मुख्य रूप से मास मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है, जैसे टीवी सोप ओपेरा, पॉपुलर फिल्में, रिकॉर्डेड पॉप संगीत। और इसकी आलोचना भी होती है शायद। काफी होती है। आलोचक कहते हैं कि ये लोगों को पैसिव उपभोक्ता बनाती है, उनकी सोच को कुंद करती है, समाज के ताने बाने को कमजोर करती है। लोक संस्कृति लोग बनाते हैं, जबकि जन संस्कृति लोग सिर्फ उपभोग करते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और पॉपुलर कल्चर, क्या ये मास कल्चर जैसा ही है? काफी मिलता जुलता है, पर पॉपुलर कल्चर शब्द हमेशा उतने नकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल नहीं होता।
ये उन सांस्कृतिक उत्पादों के लिए यूज होता है जिन्हें बड़ी संख्या में आम लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, जैसे स्टार वॉर्स या हैरी पॉटर फिल्में, जासूसी उपन्यास, पॉपुलर टीवी शोज। ठीक है, तो हाई, फोक, मास, पॉपुलर और भी हैं, सब कल्चर सुना है मैंने, उप संस्कृति। हाँ, सब कल्चर का मतलब है लोगों का ऐसा समूह जिनमें कुछ खास समानताएं होती हैं, कोई साझा समस्या, रुचि या आदतें जो उन्हें बाकी समाज से थोड़ा अलग करती हैं। जैसे युवाओं की अपनी उपसंस्कृतियां हो सकती हैं, या धार्मिक समूहों की, या किसी खास शौक वाले लोगों की। पंक्स, गॉथ्स, बाइकर्स, ये सब कल्चर्स के उदाहरण हो सकते हैं। अच्छा, और आजकल ग्लोबल कल्चर की भी बात होती है। क्या हम सब एक ही वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं? मैकडॉनल्ड्स, हॉलीवुड, इंटरनेट। ये एक बड़ा सवाल है। कुछ विचारक जैसे फेदरस्टोन मानते हैं कि कोई एक अकेली होमोजीनस ग्लोबल कल्चर तो नहीं है, जैसे राष्ट्र राज्य की संस्कृति होती है। लेकिन हाँ, कल्चर का ग्लोबलाइजेशन जरूर हो रहा है। मतलब संस्कृति सीमाओं के पार आसानी से फैल रही है। तो पूरी दुनिया एक जैसी नहीं हो रही? नीडम एंड पीटर्स जैसे विचारक कहते हैं कि एक तरह की ग्लोबल कल्चर विकसित तो हो रही है, पर वो समरूपीकरण नहीं है। मतलब सब कुछ एक जैसा नहीं हो रहा, बल्कि ये संकरता पर आधारित है। हाइब्रिडिटी, ये शब्द पहले भी आया था, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाइब्रिडिटी मतलब मिश्रण। जब अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो उनके तत्व आपस में घुल मिलकर कुछ नया बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा ओरिजिनल था, बल्कि एक मिक्स होता है। माइग्रेशन इसका एक बड़ा कारण है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी संस्कृति साथ ले जाते हैं और वहां की संस्कृति से मिलते हैं। जैसे भारत में ही देखें, शहरों में खान पान, पहनावा, संगीत, सब में कितना मिश्रण दिखता है। बिल्कुल, यही हाइब्रिडिटी है। इसे ट्रांस लोकल कल्चर भी कहते हैं, जो स्थानीयता को बस बचाए रखने के बजाय नए तत्वों को अपनाकर बदलती रहती है। पीटर्स नेपाल का उदाहरण देते हैं, जहां तिब्बती, चीनी और भारतीय मैदानी संस्कृतियों का मिश्रण दिखता है। हाइब्रिडिटी, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को समझने के लिए। सही कहा, हाइब्रिडिटी। ओके, तो ये तो हुई संस्कृति की बात कि वो क्या है, कितने तरह की है और कैसे बदल रही है। अब आते हैं दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। संस्कृति अगर समाज का नक्शा है, तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे हम उस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा एनालॉजी दिया आपने। बिल्कुल सही। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जैसा कि एंटनी गिडन्स कहते हैं, एक असहाय शिशु धीरे धीरे आत्म जागरूक, जानकार व्यक्ति बनता है, जो उस संस्कृति के तरीकों में कुशल होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। मतलब ये सीखने की प्रक्रिया है, समाज के नियम, कायदे, मूल्य, विश्वास, ये सब सीखना। ये मौलिक है। और ये प्रक्रिया कब होती है? सिर्फ बचपन में? नहीं, ये जीवन भर चलती है। लेकिन इसके दो मुख्य चरण माने जाते हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो जीवन के शुरुआती सालों में होता है, मुख्य रूप से परिवार के भीतर। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी समय व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये बाद के जीवन में होता है और इसमें परिवार के बाहर की संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, दोस्त, सहकर्मी, धार्मिक संस्थाएं और खासकर मास मीडिया। तो क्या समाजीकरण का मतलब है कि हम सब समाज की कार्बन कॉपी बन जाते हैं, जैसा समाज चाहता है वैसे ही? ये एक अहम सवाल है। समाजीकरण हमें समाज के अनुरूप बनाता है, लेकिन साथ ही व्यक्तिकरण की प्रक्रिया भी चलती है। इंडिविजुएशन मतलब एक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया। बच्चे सीखते हैं कि वे अद्वितीय व्यक्ति हैं, अपने माता पिता या दूसरों से अलग। तो हम सीखते जरूर हैं, पर पूरी तरह रोबोट नहीं बन जाते। अपनी सोच, अपनी पहचान भी विकसित करते हैं। यहीं पर तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, पहचान यानी आइडेंटिटी। बिल्कुल, समाजीकरण और पहचान बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहचान क्या है? जेरी एंड जेरी इसे परिभाषित करते हैं, स्वयं की भावना, सेंस ऑफ सेल्फ, जो तब विकसित होती है जब बच्चा माता पिता और परिवार से अलग होता है और समाज में अपना स्थान लेता है। तो ये मैं कौन हूं वाला सवाल है? हाँ, ये मैं कौन हूं का जवाब है। और इसके दो पहलू हो सकते हैं, व्यक्तिगत पहचान यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, और सामाजिक पहचान यानी दूसरे हमें कैसे देखते हैं या समाज हमें किन समूहों में रखता है। क्या ये दोनों हमेशा एक जैसे होते हैं? जरूरी नहीं, इनमें अंतर हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसका जन्म पुरुष शरीर में हुआ हो, लेकिन वो अंदर से महिला महसूस करता हो, उसकी व्यक्तिगत पहचान महिला और सामाजिक रूप से सौंपी गई पहचान पुरुष में द्वंद्व होगा।
समाजशास्त्र में पहचान का कंसेप्ट आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ना? पहले शायद इस पर इतना जोर नहीं था। सही कहा। शुरुआती समाजशास्त्री जैसे मार्क्सवादी अक्सर वर्ग पहचान, क्लास आइडेंटिटी को ही केंद्रीय मानते थे। आधुनिक दौर में भी पहचान को ज्यादातर स्थिर माना जाता था, जो समूहों जैसे वर्ग, राष्ट्र, धर्म में साझा की जाती थी। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आती है यहाँ। हाँ, उत्तर संरचनावादी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत पहचान को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। वे मानते हैं कि पहचान के कई पहलू होते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज। ये अक्सर बदलती रहती हैं, फ्लूइड और कभी-कभी विरोधाभासी भी हो सकती हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई व्यक्ति काम पर बहुत मर्दाना व्यवहार करे, लेकिन घर पर बिल्कुल अलग हो। या जैसे मर्दाना या स्त्री होने का मतलब ही अब पहले जितना साफ और स्थिर नहीं रहा। ये सिद्धांत मानते हैं कि हम अपनी पहचान सक्रिय रूप से बनाते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट। हम सिर्फ किसी समूह के सदस्य होने तक सीमित नहीं हैं। और इसमें उपभोग की भूमिका भी है। बिल्कुल। आज के दौर में लोग क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी जीवनशैली अपनाते हैं, इससे भी अपनी पहचान बनाते और बदलते हैं। इसे पहचान का विखंडन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं। हमारी पहचान एक अकेली ठोस चीज न होकर कई टुकड़ों में बंटी हो सकती है। तो पहचान और संस्कृति का बहुत गहरा रिश्ता हुआ। बहुत गहरा। हमारी पहचान काफी हद तक उस संस्कृति या उपसंस्कृति से बनती है जिसका हम हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि स्टीवन फ्रॉश कहते हैं, पहचान सिर्फ संस्कृति से ही नहीं बनती। ये बहुआयामी, मल्टीपल है, संभवतः तरल, पोटेंशियली फ्लूइड है और हमारे अनुभवों और भाषा के माध्यम से निर्मित होती है। हम अपनी पहचान बनाने के लिए सांस्कृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमारी पहचान निर्माण पर गहरा असर डालता है। फ्रॉश का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। काफी कॉम्प्लेक्स है ये सब। संस्कृति, समाजीकरण, पहचान, तीनों आपस में गुंथे हुए हैं। अब जरा देखते हैं कि अलग-अलग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इन्हें कैसे समझाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकार्यवाद से। संस्कृति और समाजीकरण पर उनका क्या कहना था? प्रकार्यवादियों का, खासकर दुर्खीम और मॉस का, संस्कृति पर फोकस कला या साहित्य पर कम और समाज के मानदंडों, नॉर्म्स, मूल्यों, वैल्यूज और जीवनशैली, लाइफस्टाइल्स पर ज्यादा था। उन्होंने एक तरह का विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका वो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन वाला काम। हाँ, 1903 में दुर्खीम और मॉस ने प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन लिखा। उनका तर्क था कि इंसानों को दुनिया को समझने के लिए चीजों को वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। और ये वर्गीकरण का मॉडल कहाँ से आता है? वो कहते हैं समाज की संरचना से। जैसे समाज में समूह बटे होते हैं, वैसे ही हम दुनिया को बांटकर समझते हैं। उदाहरण? उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का उदाहरण दिया। जैसे कुछ कबीलों में दो मुख्य समूह होते हैं, यंगारू और वूटरू, तो वे पूरी दुनिया को इसी दोहरे वर्गीकरण में देखते हैं। कुछ और जटिल समाजों में, जैसे वाकेल बुरा में 4 समूह थे, तो उनका वर्गीकरण चतुर्धातुक था। जूनी सियोक्स में 8 दिशाओं के आधार पर अष्टधातु वर्गीकरण था। यहां तक कि कौन क्या खाएगा ये भी इन सामाजिक विभाजनों पर आधारित था। कमाल है। मतलब हमारी सोचने की श्रेणियां भी समाज से आती हैं। दुर्खीम और मॉस का यही मानना था। उनका प्रसिद्ध कथन है, प्रथम तार्किक श्रेणियां सामाजिक श्रेणियां थीं। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वर्गीकरण भी जटिल होता गया। यहां तक कि वैज्ञानिक वर्गीकरण भी उनके अनुसार सामाजिक संबंधों पर ही आधारित हैं। और धर्म, दुर्खीम ने धर्म पर भी काफी काम किया है। हाँ, अपनी किताब द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ 1912 में उन्होंने धर्म और वर्गीकरण को जोड़ा। उन्होंने पवित्र यानी सेक्रेड और अपवित्र यानी प्रोफेन के बीच के मौलिक विभाजन की बात की और टोटमावाद यानी टोटमिज्म का अध्ययन करते हुए कहा कि जब कबीले के लोग अपने टोटम जैसे कोई पशु या पौधा की पूजा करते हैं तो वे असल में अपने समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। धर्म समाज की सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियस यानी साझा नैतिक विश्वासों और मूल्यों को मजबूत करता है। और उन्होंने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात भी की थी। बिल्कुल। सरल समाजों में जहां लोग ज्यादातर एक जैसे होते हैं और समान काम करते हैं, वहां यांत्रिक एकात्मता मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, जो समानता और मजबूत सामूहिक चेतना पर आधारित होती है। लेकिन जटिल आधुनिक समाजों में जहां श्रम का विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है और लोग अलग अलग विशेषज्ञता वाले काम करते हैं, वहां सावयवी एकात्मता ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। ये निर्भरता इंटरडिपेंडेंस पर आधारित होती है। यहाँ सामूहिक चेतना थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन समाज को जोड़े रखने के लिए जरूरी है।
लेकिन इस फंक्शनलिस्ट नजरिए की आलोचना भी हुई होगी। हाँ, काफी। जैसे नीडम ने कहा कि हमेशा समाज की संरचना और वर्गीकरण प्रणाली में सीधा तालमेल नहीं मिलता, और सामान्य आलोचना यह है कि ये दृष्टिकोण सामाजिक संरचना द्वारा मानव संस्कृति के निर्धारण को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है और व्यक्तिगत रचनात्मकता या उपसंस्कृतियों के लिए कम जगह छोड़ता है। ठीक है, अब प्रकार्यवादियों का समाजीकरण पर क्या कहना था? टैलकट पार्सन्स का नाम आता है इसमें। हाँ, पार्सन्स के लिए समाजीकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि इसी से समाज में मूल्य सहमति, वैल्यू कंसेंसस बनती है और बनी रहती है। लोग समाज के मूल्यों को सीखते हैं और उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। वे समाज में अपनी भूमिकाएं और उनसे जुड़े मानदंड, नॉर्म्स सीखते हैं। परिवार और स्कूल की भूमिका पे उन्होंने जोर दिया था। बिल्कुल, परिवार प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य केंद्र है। बच्चे अपने माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ पहचान स्थापित करते हैं और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। पार्सन्स ने लिंग भूमिकाओं, जेंडर रोल्स के सीखने पर भी जोर दिया कि महिलाएं ज्यादातर अभिव्यंजक भूमिकाएं जैसे देखभाल, भावनात्मक समर्थन सीखती हैं और पुरुष वाद्य भूमिकाएं जैसे कमाना, लक्ष्य हासिल करना। ये तो काफी पारंपरिक विभाजन लगता है। हाँ, और इसी बात पर उनकी आलोचना भी होती है। स्कूल पार्सन्स के अनुसार द्वितीयक समाजीकरण का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बच्चे परिवार के विशिष्ट मूल्यों, पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज के बजाय समाज के सार्वभौमिक मूल्यों, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। उन्हें औपचारिक नियमों, फॉर्मल रूल्स का पालन करना सीखना होता है। पार्सन्स ने इसके लिए अपने पैटर्न वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या पार्सन्स का ये मॉडल बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलता है? यही उनकी मुख्य आलोचना है। एल्विन गोल्डनर जैसा आलोचकों ने कहा कि पार्सन्स संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट को नजरअंदाज करते हैं। डेनिस रॉन्ग ने इसे ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ मैन कहा, यानी ये मान लेना कि इंसान पूरी तरह समाज के अनुरूप ढल जाता है और विरोध या स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं। गैरी एलन फाइन ने इसे एडल्टिस्ट दृष्टिकोण कहा, क्योंकि ये बच्चों को निष्क्रिय मानता है और उनके साथी समूहों, पीयर ग्रुप्स की भूमिका को अनदेखा करता है। ये फंक्शनलिस्ट नजरिया समाजीकरण को समाज की जरूरत के तौर पर देखता है, लेकिन व्यक्ति की एजेंसी या संघर्ष को कम आंकता है। अब आते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर। इनका समाजीकरण पर क्या कहना है? ये ज्यादा एक्टिव मानते हैं प्रक्रिया को। बिल्कुल, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म समाजीकरण का शायद सबसे विस्तृत और सूक्ष्म सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इसके प्रमुख विचारक हैं और जेरल्ड हैंडल ने भी इस पर काफी काम किया है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बायोलॉजी या सोशल इंटरैक्शन? वे मानते हैं कि इंसानों में जन्मजात जैविक क्षमताएं, बायोलॉजिकल पोटेंशियल्स होती हैं, लेकिन ये क्षमताएं सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से ही विकसित होती हैं। मानव शिशु में बहुत लचीलापन, प्लास्टिसिटी होता है। और इसमें सेल्फ यानी स्व का विकास कैसे होता है? मीड का काम इस पर केंद्रित है। हाँ, इंटरैक्शनिस्ट के लिए सहानुभूति यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से संचार संभव होता है। चार्ल्स हॉटन कूली का लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट याद है? हाँ, कि हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हमें लगता है कि दूसरे हमें दिखते हैं, एक शीशे की तरह। एग्जैक्टली। मीड ने इसे विचार को आगे बढ़ाया और बताया कि स्व कैसे विकसित होता है। उन्होंने 2 चरणों की बात की, खेल यानी प्ले स्टेज और क्रिया यानी गेम स्टेज। प्ले स्टेज में बच्चा एक एक करके दूसरों की भूमिकाएं लेना सीखता है, जैसे माँ, डॉक्टर, टीचर बनना। अच्छा, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं। हाँ। लेकिन गेम स्टेज में जो ज्यादा जटिल है, बच्चा एक साथ कई लोगों की भूमिकाओं और अपेक्षाओं को समझना सीखता है। जैसे किसी टीम गेम, क्रिकेट, फुटबॉल में हर खिलाड़ी को न सिर्फ अपनी भूमिका पता होती है, बल्कि दूसरों की भूमिकाएं और पूरे खेल के नियम भी पता होते हैं। इसी तरह बच्चा समाज के सामान्यकृत अन्य यानी समाज की समग्र अपेक्षाओं को समझना सीखता है। यहीं से उसका स्व पूरी तरह विकसित होता है। ये तो काफी एक्टिव प्रोसेस लग रहा है, फंक्शनलिज्म से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। इंटरैक्शनिस्ट मानते हैं कि बच्चे समाजीकरण में सक्रिय भागीदार होते हैं। वे सिर्फ निष्क्रिय रूप से सीखते नहीं, बल्कि वे बातचीत करते हैं, अर्थों पर मोलभाव करते हैं और कभी-कभी विरोध भी करते हैं। माता पिता या शिक्षक समाजीकरण एजेंट्स हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ प्राप्तकर्ता नहीं हैं। और पीयर ग्रुप्स, दोस्तों का समूह, पार्सन्स ने अनदेखा किया था। इंटरैक्शनिस्ट साथी समूहों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी। साथियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं जो शायद परिवार या स्कूल में नहीं सीखते। कभी कभी समाजीकरण संघर्ष भी हो सकता है, जब दोस्तों की मांगें परिवार के नियमों से टकराती हैं।
तो इंटरैक्शनिज्म के निष्कर्ष क्या है समाजीकरण के बारे में? उनका निष्कर्ष है कि समाजीकरण एक निष्क्रिय, एक रूप प्रक्रिया नहीं है। ये जटिल है, परिवर्तनशील है। इसमें बातचीत और संघर्ष शामिल है और ये जीवन भर चलती है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि इन सब के बावजूद समाज में कुछ हद तक साझा मूल्य और मानदंड बनते हैं, वरना समाज चल ही नहीं सकता। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसकी खूबियां और कमजोरियां क्या हैं? खूबी यह है कि ये फंक्शनलिज्म या मार्क्सिज्म की तुलना में समाजीकरण की ज्यादा जटिल और यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। यह प्रक्रिया की सक्रिय प्रकृति, संघर्ष की संभावना, आजीवन चलने वाला स्वभाव और व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्नता को पहचानता है। कमजोरी यह है कि यह ज्यादातर एक सामान्य रूपरेखा, जनरल फ्रेमवर्क देता है। इसमें बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य शोध या एम्पिरिकल रिसर्च की थोड़ी कमी दिखती है और यह वृहद सामाजिक संरचनाओं जैसे वर्ग या लिंग असमानता के प्रभाव को कई बार कम आंकता है। अंडरस्टूड। तो हमने दो प्रमुख दृष्टिकोण देख लिए, फंक्शनलिज्म और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। अब वापस पहचान आइडेंटिटी पर आते हैं। पहचान बनती कैसे है, इस पर क्या विचार है? पहचान कैसे बनती है, ये समाजशास्त्र में एक बड़ा मुद्दा है। रिचर्ड जेंकिंस अपनी किताब सोशल आइडेंटिटी 1996 में कहते हैं कि पहचान हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए निहायत जरूरी है। बिना सामाजिक पहचान के कोई समाज हो ही नहीं सकता। सोचिए, समलैंगिक पहचान, राष्ट्रीयता, वर्ग या स्थान से जुड़ी पहचान, धार्मिक पहचान, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और कैथ वुडवर्ड, उनकी किताब द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज 2000 में उन्होंने क्या कहा? वुडवर्ड कुछ केंद्रीय सवाल उठाती हैं। हम अपनी पहचान किस हद तक खुद बना सकते हैं? पहचान बनती कैसे है? और क्या आज पहचान को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं? वो कहती हैं कि पहचान हमेशा समानता और अंतर, सिमिलैरिटी और डिफरेंस के आधार पर बनती है। जैसे किसी फुटबॉल टीम का समर्थक होने का मतलब है उस टीम के दूसरे समर्थकों से समानता महसूस करना और विरोधी टीम के समर्थकों से अंतर महसूस करना। और पहचान अंदरूनी और बाहरी दोनों होती है। हाँ, हमारी अपनी भावना और समाज हमें कैसे वर्गीकृत करता है। एक्सटर्नल, जैसे लिंग पहचान या राष्ट्रीयता, समाज हमें कुछ श्रेणियों में डालता है जिसे अल्थुसर इंटरपेलेशन कहते हैं। ये वर्गीकरण प्रणालियां, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, पहचान निर्माण का आधार हैं। पहचान विकास के सिद्धांत कौन-कौन से हैं जिनका वुडवर्ड उल्लेख करती हैं? वो मीड का जिक्र करती हैं कि हम दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं। गॉफमैन के नाट्य कला ड्रामेटर्जी के सिद्धांत का जिक्र करती हैं कि हम जीवन में भूमिकाएं निभाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और प्रभाव प्रबंधन, इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं। ये काफ़ी रोचक है, गॉफमैन का आइडिया कि हम सब एक मंच पर अभिनेता हैं। हाँ, ये तो मजेदार लगता है। और फ्रॉइड, उनका क्या योगदान है? फ्रॉइड के मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस का भी जिक्र है। फ्रॉइड अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, बचपन के अनुभवों और खासकर लिंग, जेंडर और कामुकता, सेक्सुअलिटी को पहचान के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वुडवर्ड समकालीन अनिश्चितताओं की भी बात करती हैं। आज पहचान क्यों ज्यादा अनिश्चित लग रही है? हाँ, वो कई कारण गिनाती हैं, जैसे वैश्वीकरण जिससे संस्कृतियां मिल रही हैं और पहचानें बदल रही हैं, बदलती सामाजिक संरचनाएं, वर्ग और लिंग की भूमिका बदल रही है, परिवार में बदलाव आ रहे हैं, शादी, तलाक, IVF जैसी तकनीकें, नए सामाजिक आंदोलन उभरे हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन, विकलांगता आंदोलन, अश्वेत आंदोलन, जो पुरानी पहचानों को चुनौती दे रहे हैं। और फिर वही हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट, पहचानें अब ज्यादा मिश्रित हो रही हैं। तो एक तरफ हमें ज्यादा स्वतंत्रता महसूस हो सकती है, लेकिन सामाजिक बाधाएं भी हैं। यहीं पर मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी का नजरिया आता है पहचान को लेकर। स्टुअर्ट हॉल का काम इस पर बहुत प्रभावशाली माना जाता है। बिल्कुल। स्टुअर्ट हॉल ने 1992 में अपने लेख द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी में पहचान की बदलती अवधारणाओं के 3 चरण बताए। पहला, प्रबुद्धकर्ता, एनलाइटनमेंट सब्जेक्ट, जो केंद्रित, एकीकृत और तर्क पर आधारित था, एक स्थिर स्व का विचार। दूसरा, समाजशास्त्रीयकर्ता, सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट, जिसकी पहचान सामाजिक अंतःक्रिया में बनती है। ये इंटरैक्शनिज्म और फंक्शनलिज्म का विचार है। पहचान व्यक्ति को सामाजिक संरचनाओं और भूमिकाओं से सिलती है। और तीसरा, उत्तराधुनिककर्ता। हाँ, ये आज के दौर का कर्ता है, जिसकी पहचान विखंडित है, जिसके पास एकाधिक और अक्सर विरोधाभासी पहचानें हैं। कोई एक स्थिर कोर सेल्फ नहीं है। इस विखंडन के कारण क्या है हॉल के अनुसार? हाँ, कई कारण बताते हैं। पहला, तीव्र सामाजिक परिवर्तन यानी रैपिड सोशल चेंज। दूसरा,
नए सामाजिक आंदोलनों का उदय जो वर्ग के बजाय अन्य आधारों पर पहचान बनाते हैं, जैसे नारीवाद, अश्वेत संघर्ष, पर्यावरण आंदोलन। इससे पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभरी है, जो अंतर पर जोर देती है। नारीवाद का क्या प्रभाव रहा? नारीवाद ने निजी ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा देकर लिंग आधारित पहचान को गहराई से चुनौती दी। साथ ही नारीवाद के भीतर भी आंतरिक मतभेद हैं, जो दिखाते हैं कि महिला पहचान भी एक समान नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन ने पहचानों को और जटिल बना दिया है। एक तरफ ये हमें सांस्कृतिक सुपरमार्केट, कल्चरल सुपरमार्केट देता है, जहां से हम पहचान के तत्व चुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह स्थानीय और राष्ट्रीय पहचानों को कमजोर भी कर सकता है, या समरूपीकरण, होमोजिनाइजेशन का खतरा पैदा कर सकता है। इन बदलावों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? हल कहते हैं कि कुछ लोग कट्टरवाद की ओर मुड़ जाते हैं, अपनी पुरानी पहचानों को बचाने की कोशिश करते हैं। रक्षात्मक जातीय पहचान भी उभर सकती है। लेकिन हल का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या वो हाइब्रिडिटी को मानते हैं? हाँ, हल संकरता, हाइब्रिडिटी और डायस्पोरा पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर संस्कृतियां असल में संकर, हाइब्रिड ही हैं और शुद्ध, प्योर पहचान का विचार खतरनाक है। उनका निष्कर्ष है कि आधुनिक व्यक्ति की पहचान विकेंद्रित हो गई है, उसका कोई एक निश्चित केंद्र नहीं रहा। ये तो काफी रैडिकल विचार है। जिगमंड बाउमन ने इसे और आगे बढ़ाया। हाँ, जिगमंड बाउमन अपने लेख फ्रॉम पिलग्रिम टू टूरिस्ट 1996 में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को और चरम पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि पहचान अब स्थिर चीज है ही नहीं, यह सिर्फ विकल्पों का मामला है। पिलग्रिम से टूरिस्ट, इसका क्या मतलब है? और बाउमन कहते हैं कि आधुनिक पहचान एक तीर्थयात्री की तरह थी। जीवन एक तीर्थयात्रा थी जिसका एक निश्चित लक्ष्य था, आमतौर पर पेशा या करियर। सब कुछ योजनाबद्ध था, एक लंबी यात्रा की तरह। और उत्तराधुनिकता में? उत्तराधुनिक दुनिया बाउमन के अनुसार तीर्थयात्रियों के लिए अनुपयुक्त है। यहां अनिश्चितता है, तेजी से बदलाव होते हैं, लक्ष्य और कौशल पुराने पड़ जाते हैं, तो लंबी तीर्थयात्रा निरर्थक हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं? उनकी जीवन रणनीतियां क्या हैं? बाउमन को शुरू तक इस्तेमाल करते हैं। एक है टहलने वाला, स्ट्रॉलर, फ्लैनियर, जो शहर में घूमता है और तमाशा देखता है बिना ज्यादा जुड़े हुए। दूसरा है आवारा, वैगबॉन्ड, जो बिना जड़ों के यहां वहां घूमता रहता है। तीसरा है पर्यटक, टूरिस्ट, जो नए नए अनुभवों की तलाश में रहता है, नवीनता चाहता है पर कहीं टिकता नहीं। और चौथा है खिलाड़ी, प्लेयर, जो जीवन को एक खेल की तरह खेलता है, नियमों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। इसका परिणाम क्या होता है पहचान के लिए? परिणाम यह है कि कोई स्थायी पहचान नहीं बचती। जीवन प्रासंगिक और असंतत हो जाता है। लोग बस अगले अनुभव या आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाप रे, ये तो पहचान का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या हॉल और बाउमन की आलोचना नहीं हुई? बिल्कुल हुई। आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत समाज में मौजूद स्थायी असमानताओं, परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज जैसे लिंग, वर्ग, नस्ल को नजरअंदाज करते हैं। हैरियट ब्रैडली इसी आधार पर आलोचना करती हैं। कुछ कट्टरपंथी नारीवादी भी इस पसंद वाले विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं के पास अक्सर पुरुषों जितनी पसंद नहीं होती। रिचर्ड जेंकिंस भी आलोचना करते हैं कि आत्मचिंतन कोई नई बात नहीं है। पहचान उतनी भी तरल नहीं है जितनी बताई जा रही है, और पहचान में हमेशा आंतरिक और बाहरी का द्वंद्व रहता है। शक्ति संबंध, प्रभाव प्रबंधन और सामूहिक संघर्ष जैसे ब्लैक पावर मूवमेंट, नारीवाद, समलैंगिक मुक्ति आंदोलन दिखाते हैं कि पहचान सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। यहीं पर हैरियट ब्रैडली का अपना सिद्धांत आता है, जो शायद ज्यादा संतुलित है। हाँ, हैरियट ब्रैडली अपनी किताब फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटीज 1996 में उत्तर आधुनिक अतिवाद को तो खारिज करती हैं, लेकिन वो ये मानती हैं कि समकालीन समाज में पहचान का विखंडन, फ्रैगमेंटेशन बढ़ा है। वो कहती हैं, पहचानें खंडित जरूर हैं, पर पूरी तरह तरल या व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं है। वो किन चीजों पर जोर देते हैं? वो स्थायी सामाजिक संरचनाओं, एंड्यूरिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, वर्ग, क्लास, जेंडर, नस्ल, जातीयता, रेस, एथनिसिटी और आयु, एज के महत्व पर जोर देती हैं। ये संरचनाएं आज भी हमारी पहचान और जीवन के अवसरों को आकार देती हैं। उन्होंने पहचान के स्तरों, लेवल्स ऑफ आइडेंटिटी की भी बात की है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 स्तर बताती हैं। पैसिव आइडेंटिटीज, ये वो पहचानें हैं जिनकी क्षमता तो है, लेकिन वो सुप्त हैं, डॉर्मेंट हैं। हम उनके बारे में रोज सोचते नहीं। जैसे कई लोगों के लिए उनकी वर्ग पहचान।
दूसरा सक्रिय पहचान, एक्टिव आइडेंटिटीज। ये वो पहचानें जिनके बारे में व्यक्ति सचेत है और जो उसकी क्रियाओं का आधार बनती हैं। जैसे यौन उत्पीड़न या भेदभाव के संदर्भ में किसी महिला की लिंग पहचान सक्रिय हो सकती है। तीसरा, राजनीतिकृत पहचान, पॉलिटिसाइज्ड आइडेंटिटीज। ये वो पहचानें जो निरंतर सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शन का आधार बनती हैं, जैसे नारीवादी आंदोलन या समलैंगिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी पहचानें। और ये जो 4 मुख्य संरचनाएं हैं, वर्ग, लिंग, नस्ल, जातीयता, आयु, इनका पहचान पर कैसा असर होता है ब्रैडली के अनुसार? ब्रैडली इनका विश्लेषण करती हैं। वर्ग, क्लास, वो मानती हैं कि वर्ग पहचान आज अक्सर निष्क्रिय होती है, कम दिखाई देती है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। लिंग, जेंडर, ये ज्यादातर सक्रिय या राजनीतिकृत पहचान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमेशा अन्य कारकों जैसे आयु, कामुकता, वर्ग, जातीयता के साथ अंतःक्रिया करती है। मतलब महिला या पुरुष होने का अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं होता, इसमें बहुलता है। नस्ल, जातीयता, ये भी बहुत परिवर्तनशील पहचान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितना राजनीतिकृत किया जाता है। प्रमुख समूह और अल्पसंख्यक समूह की जातीय पहचान का अनुभव अलग अलग होता है। आयु, एज, ब्रैडली कहती हैं कि ये पहचान का एक उपेक्षित आयाम है। ये हमारी व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा तो है, लेकिन सामूहिक या राजनीतिक पहचान का आधार कम ही बनती है। हालांकि युवा संस्कृति या छात्र आंदोलन या पेंशनभोगी आंदोलन इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ब्रैडली का निष्कर्ष क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म को पूरी तरह नकारती हैं या कुछ मानती भी हैं? उनका निष्कर्ष है कि पहचान खंडित, फ्रैक्चर्ड जरूर है, लेकिन ये मूल रूप से सामाजिक है, सोशल है। इसे समझने के लिए हमें संरचना, स्ट्रक्चर और एजेंसी यानी सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत चुनाव दोनों को महत्व देना होगा। हमारे पास पसंद है, चॉइस है, लेकिन वो सीमित है, कंस्ट्रेंड है। इसलिए पहचान को समझने के लिए हमें उत्तराधुनिक, पोस्टमॉडर्न और आधुनिक, मॉडर्न दोनों तरह के सिद्धांतों की जरूरत है। ये काफी संतुलित और व्यवहारिक नजरिया लगता है। अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, पहचान निर्माण में उपभोक्तावाद की भूमिका। आजकल ये बहुत चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, समकालीन समाजों में अवकाश, लेजर और उपभोग, कंज्यूमरिज्म पहचान बनाने के महत्वपूर्ण तरीके बन गए हैं। क्रिस रोजेक इस पर लिखते हैं। रोजेक का क्या कहना है लेजर और आइडेंटिटी के बारे में? रोजेक कहते हैं कि आधुनिक दौर में अवकाश, काम से पलायन और भूमिकाओं से मुक्ति का समय था, लेकिन उत्तर आधुनिक अवकाश अलग है। इसमें काम और अवकाश के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, प्रामाणिकता पर कमजोर है और अनुकरण या अति वास्तविकता पर ज्यादा। ये कम योजनाबद्ध है और लोग अवकाश गतिविधियों के चुनाव के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। इसका परिणाम यह है कि पारंपरिक पहचानें जैसे वर्ग, राष्ट्र, लिंग थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं और ज्यादा बहुलवादी जीवन शैलियां उभर रही हैं। लेकिन रोजेक की आलोचना भी होती है कि वो पसंद को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और सामाजिक बाधाओं जैसे वर्ग, लिंग, जातीयता को नजरअंदाज करते हैं। शीला स्क्रैटन और पीटर ब्रैमहम का भी कुछ ऐसा ही कहना है। हाँ, वो भी लेजर, पोस्टमॉडर्निटी और आइडेंटिटी पर लिखते हैं। वो आधुनिक अवकाश को औद्योगिक पूंजीवाद का उत्पाद मानते हैं, जहां समय काम और आराम में बटा था और मनोरंजन भी तर्कसंगत था। उत्तर आधुनिक बदलाव में वो उत्पादन से उपभोग पर जोर, अनुशासन से शरीर पर ध्यान और सामाजिक नियंत्रण से प्रतिरोध आनंद पर शिफ्ट देखते हैं। लेकिन वो भी आलोचना करते हैं। हाँ, वो भी मानते हैं कि ये सिद्धांत स्थायी असमानताओं को नजरअंदाज करते हैं, जैसे लिंग, तकनीकी गैजेट्स या सेक्स टूरिज्म में आज भी पुरुषों का दबदबा है, या नस्ल खेलों में नस्लवाद अब भी मौजूद है। पसंद का लाभ शायद कुछ ही लोगों को मिलता है, जबकि बाकियों पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं। जैसे 50 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए काम की स्थिति के आधार पर अवकाश सीमित हो सकता है। आजकल मोबाइल फोन पहचान का बड़ा प्रतीक बन गए हैं। इस पर भी स्टडी हुई है? हाँ, कैट्स और सुगियामा ने मोबाइल फोन और पहचान पर शोध किया है। वो कहते हैं कि मोबाइल सिर्फ बात करने का उपकरण नहीं, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट है, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस का प्रतीक है। खासकर युवाओं के लिए ये नियंत्रण, कंट्रोल और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का एहसास दिलाता है। विज्ञापन भी मोबाइल को खास तरह की पहचानों से जोड़ते हैं। उनके अध्ययन में क्या निकला? उनके अध्ययन में पाया गया कि ज्यादातर छात्र मोबाइल को एक फैशन आइटम मानते हैं, जो उनकी पहचान, स्थिति, स्टेटस और कूलनेस को दर्शाता है। तो लोग मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पहचान प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। भले ही वो जन उत्पादित, मास प्रोड्यूस वस्तु हो, लोग उसे अपने अर्थ देते हैं। रिच लिंग ने भी मोबाइल और ग्रुप आइडेंटिटी पर काम किया है। हाँ, लिंग कहते हैं कि मोबाइल किशोरों के लिए एक व्यक्तित्व किट का हिस्सा है।
मोबाइल का मॉडल, उसका कवर, रिंगटोन, ये सब फैशन की तरह स्थिति और इरादा बताते हैं। और समूह पहचान, चाहे वो वर्ग, लिंग, जातीयता या उपसंस्कृति पर आधारित हो, को व्यक्त करते हैं। उन्होंने सिमिल के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। हाँ, जॉर्ज सिमिल का सिद्धांत कि फैशन हमें एक व्यक्तिगत बयान देने का मौका देता है, साथ ही हमें एक समूह की सदस्यता भी दिलाता है। मोबाइल भी यही काम करता है। और इसमें गेटकीपिंग भी होती है। बिल्कुल, फैशन के आधार पर समूह में शामिल करना या बाहर करना होता है। कौन सा फोन कूल है, ये बदलता रहता है। उन्होंने नोकिया का उदाहरण दिया। इसमें शक्ति की गतिशीलता भी काम करती है कि कौन तय करेगा कि क्या कूल है। लिंग का काम उत्तर आधुनिक पसंद की धारणा पर सवाल उठाता है और सहकर्मी समूह की शक्ति पर जोर देता है। फैशन की बात चली है तो जेनिफर क्रेग का काम भी महत्वपूर्ण है, जो फैशन और पुरुष वर्चस्व, मेल डोमिनेंस की बात करती हैं। हाँ, क्रेग का तर्क है कि फैशन सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि ये शक्ति संरचनाओं, खासकर पुरुष वर्चस्व से गहराई से प्रभावित होता है। कपड़े लिंग पहचान, विशेषकर स्त्रीत्व, फेमिनिनिटी को बनाने और व्यक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? पुरुष वर्चस्व कैसे काम करता है फैशन में? क्रेग कहती हैं कि ज्यादातर बड़े फैशन डिजाइनर पुरुष हैं जो जन बाजार को प्रभावित करते हैं। वे स्त्रीत्व के आदर्शों को आकार देते हैं जो अक्सर अव्यावहारिक या यौनिकृत होते हैं। फैशन महिला शरीर के आकार को प्रबंधित, मैनेज द फीमेल बॉडी शेप, करने का एक तरीका भी है। उन्होंने राजकुमारी डायना का उदाहरण दिया। तो फैशन अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को फिर से पैदा करता है, हालांकि वो उन्हें चुनौती भी दे सकता है। क्रेग के तर्क का मूल्यांकन? ये लिंग जैसी संरचनात्मक बाधाओं के प्रभाव का एक मजबूत तर्क है। हालांकि एंजेला मैक्रॉबी जैसी आलोचक कहती हैं कि क्रेग वर्ग क्लास की भूमिका को कम आंकती हैं। आखिर में सीलिया लोगरी की बात करते हैं, जिन्होंने कंज्यूमर कल्चर पर लिखा है। क्या उपभोक्ता संस्कृति पहचान का मुख्य स्रोत बन गई है? लोगरी इसी सवाल को उठाती हैं। क्या उपभोग, कंजम्पशन ने उत्पादन, प्रोडक्शन या वर्ग, क्लास की जगह ले ली है पहचान बनाने में? वो उपभोक्ता संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताती हैं। वस्तुओं का सिर्फ उपयोग मूल्य नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक मूल्य होना, सिंबॉलिक वैल्यू। उपभोग का अवकाश गतिविधि बनना, रिटेल थेरेपी। उपभोग के अवसरों में वृद्धि, मॉल, इंटरनेट शॉपिंग। उपभोक्ता बीमारियां जैसे खरीदारी की लत और स्व फैशनिंग या जीवन शैली बनाने पर जोर। इसके पीछे प्रक्रियाएं क्या हैं? कमोडिफिकेशन, चीजों का बिकाऊ माल बनना। उपभोक्ता राजनीति, कंज्यूमर पॉलिटिक्स, जैसे बॉयकॉट करना। समूहों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से वस्तुओं का उपयोग, जैसे किसी ब्रांड को अपनाना। और उपभोक्तावाद की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ कंज्यूमरिज्म, की खुशी खरीदने में है। लेकिन क्या सब लोग इस उपभोक्ता संस्कृति में बराबर भाग ले सकते हैं? असमानता का क्या? ये एक बड़ा सवाल है। बॉमन जैसे विचारक मानते हैं कि जिनके पास संसाधन, रिसोर्सेज नहीं हैं, वे इसमें पूरी तरह भाग नहीं ले सकते। लेकिन लूरी का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि अगर आप सक्रिय रूप से खरीदारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से बच नहीं सकते। खरीदारी खुद एक गतिविधि बन गई है। चीजों के प्रतीकात्मक अर्थ समाज में फैले हुए हैं और आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं उपभोग से जुड़ गया है। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि पसंद की बात को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ज्यादातर उपभोग नियमित और जरूरत का होता है। तो लूरी का निष्कर्ष क्या है? तो उनका निष्कर्ष है कि उपभोक्ता संस्कृति ने भौतिक वस्तुएं, ग्रुप मेंबरशिप और व्यक्तिगत पहचान के बीच नए और जटिल संबंध बनाए हैं। अलग अलग समूहों के लिए इसका अनुभव अलग अलग हो सकता है। इसका महत्व निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन ये मौजूदा सामाजिक संरचनाओं के साथ अंतःक्रिया करता है, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। वाह, ये तो वाकई एक बहुत गहरी और विस्तृत चर्चा हो गई संस्कृति, समाजीकरण और पहचान पर। हमने हारालैम्बोज और हॉलबर्न के नजरिए से लगभग हर नुक्ते को छूने की कोशिश की। हाँ, और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके समझना मुश्किल है। संस्कृति वो संदर्भ देती है जिसमें समाजीकरण होता है, और समाजीकरण के जरिए ही हमारी पहचान बनती और बदलती है। तो अब समय है इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से याद करने का। की टेकअवेज क्या है? जरूर। पहला, संस्कृति सिर्फ कला या संगीत नहीं, बल्कि समाज में जीने का पूरा तरीका है। इसमें हाई कल्चर, फोक कल्चर, मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, सब कल्चर और ग्लोबल कल्चर, खासकर हाइब्रिडिटी के साथ शामिल हैं। ये सीखी और साझा की जाती है। दूसरा,
समाजीकरण सोशलाइजेशन वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम समाज के नियम, मूल्य और भूमिकाएं सीखते और आत्मसात करते हैं। इसके 2 मुख्य चरण हैं, प्राथमिक परिवार में और द्वितीयक स्कूल, मीडिया आदि। फंक्शनलिज्म इसे समाज की जरूरत पूरी करने वाली प्रक्रिया मानता है, जैसे पार्सन्स, जबकि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इसे एक सक्रिय 2 तरफा प्रक्रिया मानता है जिसमें सेल्फ का विकास होता है, जैसे मीड। तीसरा बिंदु पहचान के बारे में। ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होती है। आधुनिकता में इसे ज्यादातर स्थिर और समूहों, वर्ग, राष्ट्र पर आधारित माना जाता था, पर उत्तर आधुनिकता में इसे खंडित, फ्रैगमेंटेड, परिवर्तनशील, फ्लूइड, एकाधिक, मल्टीपल और सक्रिय रूप से निर्मित माना जाता है, जैसे हॉल, बाउमॉन। चौथा, पहचान निर्माण पर सामाजिक संरचनाओं जैसे वर्ग, लिंग, नस्ल, जातीयता और आयु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भले ही उत्तर आधुनिक सिद्धांत व्यक्तिगत पसंद चॉइस पर बहुत जोर देते हों, ब्रैडली जैसे विचारक इन संरचनाओं की स्थायी भूमिका को रेखांकित करते हैं। पहचान निष्क्रिय, सक्रिय या राजनीतिकृत हो सकती है। और 5वां और आखिरी टेकअवे। 5वां उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म और अवकाश, लेजर, समकालीन समाजों में पहचान निर्माण के महत्वपूर्ण मंच बन गए हैं। लोग उपभोग की वस्तुओं और गतिविधियों जैसे मोबाइल फोन, फैशन के जरिए अपनी पहचान बनाते और व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ भी सामाजिक असमानताएं और शक्ति संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे रॉजिक, स्क्रैटन एंड ब्राह्मम, कैट्स एंड सुगियामा, लिंग, क्रेग, लोरी के विचार। बहुत बढ़िया। ये 5 पॉइंट्स इस पूरी चर्चा का सार है। संस्कृति, समाजीकरण, पहचान, सामाजिक संरचनाएं और उपभोक्तावाद, ये सब आपस में जुड़े हैं। और ये समझना यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में तो ये सीधे सीधे सिलेबस का हिस्सा हैं ही, पर जीएस पेपर 1, इंडियन सोसाइटी और निबंध में भी समकालीन भारतीय समाज से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने आसपास के समाज को, लोगों के व्यवहार को और यहाँ तक कि खुद को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। जानकारी काफी विस्तृत थी, काफी गहराई में गए हम लोग। तो मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को कम से कम एक बार और सुने, शायद नोट्स बनाते हुए, ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु, विचारक और उनके तर्क दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्टुअर्ट हॉल और बाउमन जैसे विचारक पहचान के तरल और खंडित होने की बात करते हैं। अगर पहचान इतनी बदल रही है, इतनी व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होती जा रही है, तो भविष्य में बड़ी सामूहिक पहचानों, कलेक्टिव आइडेंटिटीज का क्या होगा? जैसे भारतीय होने का मतलब या किसी खास धर्म या क्षेत्र से जुड़े होने का मतलब, क्या ये कमजोर पड़ेंगी या नए रूप लेंगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है, खासकर आज के दौर में। इस पर जरूर सोचेगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये उपयोगी और रोचक लगी होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपके कोई प्रश्न हो या आप अपने विचार साझा करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।